बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु को समझा था, जिसका सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत था और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी समझे थे। आज हम इसी व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित एक उपकरण है जिसको हम मीटर सेतु कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ये जो मीटर सेतु है वे व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये जो है प्रैक्टिकल के रूप में सिलेबस में है, साथ में इस पर और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इसको समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल करना भी आ जाएगा, और साथ में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है इस पर आधारित तो वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि मीटर सेतु क्या है। देखिए, कुछ बेसिक बातें तो मैंने लिख रखी हैं, मतलब इसका सिद्धांत लिख रखा है। सिद्धांत वही है जो व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत था। यदि परीक्षा में लिखने को आता है तो हम सिद्धांत लिख देंगे जो कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत था, और चित्र द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमें प्रैक्टिकल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, मीटर सेतु जो है, मीटर ब्रिज, ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है? यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं AB BC AD CD के अनुदिश क्रमशः 4 प्रतिरोध A जो हैं वो P Q R तथा S जुड़े हों तो संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर होता है R/S। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी यही सिद्धांत लिखा था, क्योंकि ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है और उसी सिद्धांत पर मीटर ब्रिज कार्य कर रहा है। अब हम इस मीटर सेतु की सहायता से किस तरह से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझना है। देखिए, मीटर सेतु का नाम है, इसका मतलब यहां पर 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार होता है। ये जो AB जो है वो 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार होता है, और इसके समांतर एक पैमाना लगा होता है। यहां पर इसके इस तार के समांतर यहां पर एक पैमाना लगा होता है। इसी पैमाने की सहायता से हम रीडिंग लेते हैं। अब इसमें जो सर्किट है, यानी परिपथ कैसे जोड़ते हैं, उसको जरा ध्यान दीजिए। परिपथ में हमें क्या क्या जोड़ना है। एक तो देखिए, सबसे पहले हमें एक सेल या बैटरी लेनी है, एक धारा नियंत्रक लेना है, और यहां पर हम कुंजी भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगातार जो है धारा प्रवाहित नहीं करनी है, तो उसके लिए कुंजी भी लगी होनी चाहिए। एक हमें प्रतिरोध बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और एक जो अज्ञात तार दिया जाएगा जिसका कि हमें प्रतिरोध निकालना है, और बाद में हमें उसी का विशिष्ट प्रतिरोध भी निकालना होता है। तो देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, यहां पर यदि हम प्रतिरोध बॉक्स हटा दें तो यहां पर ये गैप हमें मिलेगा। दूसरा गैप ये है भाई, ये जो यल आकार के क्या हैं, मोटे तांबे की पत्तियां हैं। यल आकार की एक पत्ती ये लगी है, एक पत्ती ये लगी हुई है, बीच में ये सीधी पत्ती तांबे की बनी हुई लगी है, और ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, संयोजक पेंच हैं जिनकी सहायता से हमें प्रतिरोध बॉक्स को लगाना है एक गैप में। दूसरे गैप में हमें अज्ञात प्रतिरोध लगाना है। इस पत्ती के बीच में एक संयोजक पेंच D लगा हुआ है। इस D से धारामापी को जोड़ना है, और धारामापी का दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ना है। यहां J भी लिख सकते हैं, ये जॉकी है ना। ये जो तार है मीटर सेतु का, उसी तार में धारा प्रवाहित करनी है, तो इसके लिए हमने एक सेल लगा दिया है कुंजी के साथ में, और धारा नियंत्रक लगाया गया है। तो देखिए, धारा नियंत्रक में 3 पॉइंट होते हैं, है ना। 2 ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है, स्क्रू लगे हुए होते हैं धारा नियंत्रक में। तो हमें क्या करना है,
एक जो है ऊपर वाले पेंच से यहां पर कनेक्शन करना है और दूसरा फिर हमें इस बीच वाले से करना है, इधर वाले से नहीं करना, नीचे वाले से करना है। तो ये जो है धारा नियंत्रक होता है। तो यहां पर धारा नियंत्रक में क्या होता है, प्रतिरोधक तार लगा होता है ऐसे, ठीक है। यहां पर एक जो पेंच लगा होता है उससे कनेक्शन कर देना है और दूसरा पेंच जो नीचे की तरफ लगा होता है, यहां पर एक पेंच, यहां पर एक पेंच, यहां पर एक नीचे, और नीचे स्लाइडर के साथ लगा होता है। इसको हम इस स्लाइडर के साथ जो पेंच लगा हुआ है उसको हम आगे पीछे खिसका करके परिपथ में धारा को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इसका नाम धारा नियंत्रक है। चित्र के हिसाब से हमने सभी जो है उपकरणों को जोड़ दिया है। तो अब हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमने विभिन्न उपकरण जोड़े हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। बहुत ध्यान से समझना है। हमने प्रतिरोधक बॉक्स जोड़ दिया है, अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया है, धारामापी जोड़ दिया है, उसका धारामापी का दूसरा पेंच जॉकी से जोड़ दिया है। फिर इस एबी तार में धारा प्रवाहित करने के लिए हमने सेल लगा दिया है, कुंजी के साथ एक धारा नियंत्रक लगा दिया है। इतना सब काम कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारा परिपथ काम कर रहा है, क्या हम इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए कुंजी को बंद कर देते हैं और इस जॉकी को एबी तार के ए सिरे के पास टच कराते हैं। यानी जॉकी को कहां पर, यहां पर स्पर्श कराते हैं और फिर जॉकी को बी सिरे के पास तार से टच कराते हैं। यदि धारामापी में दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशा में आता है, मान लिया ए के पास में टच कराने पर धारामापी में विक्षेप बाईं ओर आ रहा है, तो बी के पास टच कराने पर विक्षेप दाईं ओर आना चाहिए। तो यहां पर ए के समीप टच कराने पर किसको, जॉकी को। यदि विक्षेप बाईं दिशा में है तो दूसरे बी बिंदु के नजदीक तार ए बी पर टच कराने पर विक्षेप दाईं दिशा में होना चाहिए, किसमें, धारामापी में। इसका मतलब यदि ऐसा है तो हमारा ये उपकरण जो है प्रयोग के लिए एकदम तैयार है। यदि नहीं है तो इसका मतलब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हमारा मीटर सेतु है ये संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संतुलन हमें लाना है, मतलब इस धारामापी में शून्य विक्षेप लाना है। तो शून्य विक्षेप का मतलब यह हुआ कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैलेंस बनने की कोई उम्मीद ही ना हो। अर्थात जैसे मान लिया एक तराजू है, ये ठीक है, ये तराजू है, इधर भी एक पल्ला लगा हुआ है उसका, है ना। और यदि ये संतुलन की अवस्था का मतलब है ये जो रॉड है वो सीधी हो जाएगी कब, जब इधर जितना भार रखा जाएगा और इधर उतना ही भार रखा जाएगा, तो ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। यदि मान लें हमारा पहले से ही इस पर कोई मान लिया 5 किलो भार हमने रख दिया, तो ये पल्ला नीचे की तरफ झुक जाएगा और हमारे पास जो इधर रखने के लिए वो भार जो है मान लिया 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के ही हैं, है ना। या हम कहें कि ये हैं, ये वाले 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के भार हमारे पास मौजूद हैं और इधर 5 किलो एकदम से लगा हुआ है पहले से ही। तो क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इधर कितने रख पाएंगे, ये तीनों वाट जो है भार इस पे रख देंगे तो 4 किलो हो पाएगा, जबकि इधर 5 किलो है, तो बैलेंस कैसे बन पाएगा। तो इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि तार एबी पर यदि हम जॉकी को स्पर्श करा रहे हैं ए के नजदीक तो विक्षेप बाईं ओर जा रहा है, तो बाईं ओर टच कराने पर, मतलब ये बी के नजदीक टच कराने पर विक्षेप दाईं ओर जाना चाहिए, विपरीत दिशाओं में विक्षेप जाना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी एक तरफ का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और ये संभव है क्या, यदि कोई स्क्रू ढीला रह जाएगा तो हो सकता है कि एक तरफ प्रतिरोध अनंत हो जाए, तो अनंत प्रतिरोध को तो हम बैलेंस कर नहीं सकते। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा सर्किट प्रयोग के लिए तैयार है या नहीं। मान लिया तैयार है तो क्या करते हैं,
ये देखिए, ये अभी जो चेक कर रहे थे कि हमारा परिपथ प्रयोग के लिए तैयार है या नहीं है, उसमें भी हम एक बात बताना भूल गए, यहां प्रतिरोध बॉक्स से कोई ना कोई प्रतिरोध डाल देंगे। मान लिया हमने 3 ओम का प्रतिरोध डाल दिया, तब जाकर के हम देखेंगे कि विक्षेप विपरीत दिशाओं में धारामापी में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध वाली कुंजी निकालनी पड़ेगी। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम की कुंजी निकालने के बाद ही हम परिपथ को चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है, प्रयोग के लिए तैयार है या नहीं। यदि तैयार है तो अब हम अपना प्रयोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स से हम एक प्रतिरोध निकालेंगे। मान लिया 2 ओम निकाला, 3 ओम निकाला, 4 ओम निकाला, 5 ओम निकाला, 6 ओम, कोई भी जो है 10 के अंदर का प्रतिरोध यहां से प्रतिरोध बॉक्स से जो है उसकी कुंजी निकाल लेते हैं। उस पर लिखा होता है कि ये कितने ओम का हमने परिपथ में प्रतिरोध डाल दिया है ना, ये हमारा आर है। ठीक, ऐसा करने के बाद हम इस जॉकी को तार AB पर इधर उधर खिसकाते हैं, उठा उठा के रखते हैं। तो कहीं पर हमें क्या होता है कि इस धारामापी में जो उसकी निडिल विक्षेपित हो रही थी वो शून्य पर आ जाती है। तो जिस बिंदु पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, उसका मान हम उस दूरी का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी AJ1 मान लिया आया हमारा EL, और ये पहली रीडिंग हो गई। तो इधर का मान BJ हम निकाल सकते हैं। BJ बराबर हो जाएगा 100 माइनस EL। इस तरह से अब क्या करेंगे, धारा नियंत्रक को दूसरी किसी स्थिति में ले जाएंगे, खिसका करके इसका स्लाइडर खिसका देंगे बाईं या दाईं ओर, तो परिपथ में धारा का मान बदल जाएगा। अब पुनः प्रतिरोध बॉक्स से मान लिया पहले 3 ओम निकाला था, अब हम 1 ओम और बढ़ा दे रहे हैं, 4 ओम निकाल लेंगे। यानी सर्किट में परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध डाल देंगे, है ना। कुंजी को निकालते हैं तो प्रतिरोध जो है परिपथ में आ जाता है, पड़ जाता है। पहले 3 ओम डाला था, अब 4 ओम डाला। फिर उसी तरह से हम जॉकी को AB तार पर इधर उधर स्पर्श करा करके शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी में ले आते हैं। तो यदि शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई, इसका मतलब परिपथ बैलेंस हो गया। और हम अगली रीडिंग नोट कर लेते हैं। AJ2 नोट किया, वो मान लिया ये L1 था तो ये L2 हो गया। तो BJ2 जो है बराबर हो जाएगा 100 माइनस L2। इस तरह से कम 3 रीडिंग लेते हैं, अलग अलग प्रतिरोध लेकर के, प्रतिरोध बॉक्स से अलग अलग प्रतिरोध लेकर के कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं, और हम L1, L2, L3 पता करते हैं, और उसी के आधार पर 100 माइनस L1, 100 माइनस L2 और 100 माइनस L3 ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम एक रीडिंग के लिए समझाते हैं, पहले वाली के लिए। तो AJ1 का मान L1 आया, मतलब 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, जो भी आ रहा है सेंटीमीटर में आएगा लंबाई तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा AJ1 बराबर हो जाएगा L1। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस प्रतिरोध, ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। तो P बराबर हो जाएगा L1 इंटू R। R क्या है? R जो है प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। एकांक तार की लंबाई का प्रतिरोध R है, तो L1 लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? L1 इंटू R हो जाएगा। उसी तरह से ये तो P का मान हो गया, Q का मान हो जाएगा, देखिए Q इधर से निकल रहा है और उसकी लंबाई है 100 माइनस L1 इंटू R, ये भी हो गया। तो ये P का मान, Q का मान हमने पता कर लिया। अब हम इस सूत्र की सहायता से यस का मान निकालेंगे। यस हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। तो यस का मान निकालने के लिए देखिए,
तो P का मान है L1 R, फार्मूला है P बटे Q बराबर है R बटे S। तो P का मान L1 R, Q का मान है 100 माइनस L1 इंटू R, ये बराबर हो जाएगा R जो हमने प्रतिरोध यहां से निकाला था वो, और यस जो है हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। तो ये R R कट जाएगा, तो ये हमारा बनेगा L1 बटे 100 माइनस L1। 100 क्यों लिखा? क्योंकि ये पैमाना जो तार है उसकी लंबाई 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है। यदि इधर वाली रीडिंग 30 सेंटीमीटर आती है तो इधर वाली आएगी, यानी बीजे का मान जो होगा वो 100 माइनस 30 यानी 70 होगा, R बटे एच। यस का मान निकाल लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो यस गुणा L1 बराबर हो जाएगा R गुणा 100 माइनस L1। तो यस बराबर हो गया R गुणा 100 माइनस L1 बटे L1। देखिए ये हमारा प्रतिरोध निकल गया, अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया है। क्योंकि जो हमारा सिलेबस में है उसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा फार्मूला है R बराबर होता है रो L बटे A। ये हमें रो का मान पता करना है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां पर R जो है हमारा वो क्या है, वो यस है, यानी यस का मान हमारा अज्ञात प्रतिरोध ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तार की लंबाई, ये प्रतिरोधक तार है यस, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। माना अज्ञात प्रतिरोध की लंबाई L है। अब A का मान, A क्या होता है, पाई A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। तो इस तार की हमें त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। तो पेंच मापी की सहायता से इस तार की त्रिज्या पता कर लेते हैं, उससे हमें A का मान प्राप्त हो जाता है पाई R स्क्वायर करने पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो बराबर हो जाएगा यस गुणा A बटे L, और L हमारा अब यहां पर कैपिटल L है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई नहीं है। जो प्रयोग द्वारा हमने L निकाला था वो नहीं है, ये दिए गए ज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक तार की लंबाई है। तो यस हमने प्रयोग द्वारा यस का मान ज्ञात किया, ये जो आया था, और पाई R स्क्वायर करेंगे बटे L, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा और इसका मात्रक होगा ओम मीटर। ये हमारा प्रैक्टिकल है जो कि सिलेबस में है। शॉर्टकट में समझिए फिर से एक बार। देखिए परिपथ को हम पूरा करते हैं दिए गए उपकरणों की सहायता से। उपकरण कौन से लगते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, और उसके बाद सर्वप्रथम हम चेक करते हैं कि हमारा परिपथ काम कर रहा है सही या नहीं। उसके लिए इस प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकाल देते हैं, डाल देते हैं, कहने का मतलब कुंजी को निकालते हैं तो प्रतिरोध पड़ जाता है। 2 ओम 3 ओम का प्रतिरोध लगाने के बाद इस कुंजी को बंद करके हम चेक करते हैं कि हमारा परिपथ प्रयोग के लिए रेडी है या नहीं है। रेडी होने का मतलब है कि इस जॉकी को AB तार पर स्पर्श कराने पर विपरीत दिशाओं में विक्षेप आना चाहिए। यदि A पर विक्षेप बाईं ओर है तो B के नजदीक जो है चौकी को स्पर्श कराने पर विक्षेप दाईं ओर आना चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। फिर उसके बाद बारी बारी से हम प्रतिरोध बॉक्स से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जॉकी को AB तार पर अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करा के धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाए तो हम वो रीडिंग नोट कर लेते हैं। अब हम फिर क्या करते हैं, धारा नियंत्रक को दूसरी जगह एडजस्ट करते हैं और पुनः प्रतिरोध बॉक्स से कोई दूसरा प्रतिरोध निकालते हैं, या कहें उसमें परिपथ में डाल देते हैं। कुंजी को निकालते हैं, प्रतिरोध इसका मतलब परिपथ में अब उतना आ जाता है, ठीक है ना। दूसरी रीडिंग लेते हैं उसी प्रकार से, फिर उसकी जो है तीसरा प्रतिरोध निकालते हैं। धारा मापी को हर बार अलग अलग स्थानों पर जो है खिसका करके एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है ये गणना करके हम
तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए इस अज्ञात प्रतिरोध की लंबाई नापनी पड़ेगी और पेंच मापी की सहायता से हमें इसकी त्रिज्या नापनी पड़ेगी और इस सूत्र की सहायता से दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। बहुत आसान है। सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? 3 मुख्य सावधानी है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत देर तक लगातार इसमें धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, क्योंकि यदि धारा प्रवाहित करेंगे तार गर्म हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। नंबर 2, जो हमें रीडिंग लेनी है L1, L2, L3, वो ए बी तार के बीच में आनी चाहिए। मतलब हमारा L1, L2 का मान जो आएगा वो 30 सेंटीमीटर से लगा करके 60 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। ठीक है ना? तो ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है सावधानी के, है ना? और हमें प्रारंभ में ही चेक कर लेना चाहिए कि हमारा परिपथ प्रयोग के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है? तो ये कुछ सावधानियां रखते हुए हम प्रयोग द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, फिर उससे विशिष्ट प्रतिरोध उसका निकाल लेंगे। चलिए अब हम 2 न्यूमेरिकल करते हैं। एक तो मीटर सेतु पर आधारित है। पहला प्रश्न दिया गया है, देखिएगा। एक यहां पर सर्किट बना हुआ है जिसमें दिख रहा है कि R का मान 3 ओम है, यस अज्ञात है और AJ का मान 40 सेंटीमीटर है। प्रश्न पढ़िए, निम्न मीटर सेतु परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध यस के लिए धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त की गई है। यानी L बराबर हमारा 40 सेंटीमीटर आया। तो अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है। तो 100 माइनस L बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा P होता है, ये Q होता है ना? तो R बटे S बराबर होता है P बटे Q। R का मान 3 ओम है, S का मान ज्ञात करना है। P का मान क्या होता है? ये P होता है, सेंटीमीटर है ना? तो 40 बटे 100 माइनस 40 यानी 60। 0 से 0 कट गया। 4S बराबर हो गया 18 के 6 3 18। यस बराबर हो गया 18 बटे 4। तो 4 चौके 16 4.5 ओम जो है अज्ञात प्रतिरोध हमें प्राप्त हो गया गणना से। इसमें एक आगे कुछ और प्रश्न दिया गया है। वो क्या है? यदि प्रतिरोध R के समांतर 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए, यदि R है ये, इसके समांतर 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो शून्य विक्षेप की स्थिति कहां पर प्राप्त होगी? अभी तो 4.5 पर ओम हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मान, यस का मान, इसका मतलब यस का मान तो यही रखना है, यस का मान नहीं बदलना है, 4.5 ही रखना है। इसके समांतर हम क्या कर रहे हैं? एक और प्रतिरोध 3 ओम का लगा दे रहे हैं। यहां पर ये 3 ओम का प्रतिरोध एक और लगा दिया तो शून्य विक्षेप की स्थिति कहां पर प्राप्त होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए R का मान कितना हो जाएगा? R डैश बराबर हो जाएगा, ये इसके समांतर क्रम में 3 ओम का लग गया है, इसका मतलब R डैश बराबर हो जाएगा, यहां पर जो नया प्रतिरोध आएगा वो 3 गुणा 3 बटे 3 प्लस 3 9 बटे 6। तो 3 3 9 3 दूनी 6, ये 1.5 आ गया R डैश का मान। अब यहां पर R डैश हो गया है 1.5। हम फार्मूला लगाएंगे R डैश बटे यस, यस का मान तो वही रहेगा। यहां पर हमें L बटे 100 माइनस L डैश का मान पता करना है। R डैश का मान कितना है? 1.5। यस का मान कितना है? 50.5 जो अभी निकाला था। L डैश पता करना है। तो देखिए ये 15 1 15 15 3 45 1 बटे 3 3L डैश बराबर हो गया 100 माइनस L डैश। L डैश को इधर लाओ, 4L डैश बराबर हो गया 100 के, L डैश बराबर हो गया 100 बटे 4, मतलब 25 सेंटीमीटर पर अब हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी।
पहले 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रही थी, अब जो है 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी यदि इसके समांतर आर के समांतर एक और प्रतिरोध 3 ओम का लगा दिया जाए तब। तो बहुत आसान है, इस तरह से फार्मूले में रख करके हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न एक और है, वो क्या है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये जो व्हीट स्टोन सेतु होता है उसी तरह का परिपथ बना हुआ है, लेकिन ये संतुलन की अवस्था में नहीं है, इसलिए थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि 10/5 बराबर नहीं होता है 5/10 के। P/Q बराबर होता है R/S होना चाहिए, लेकिन P/Q 10/5 और इधर है R का मान है 5 और ये है 10, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में है ही नहीं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम किरचॉफ के नियम से इसमें हल करेंगे। और करना क्या है वो पूछा जा रहा है, निम्न परिपथ में प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र दोबारा हम यहां पर बनाते हैं। यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो कि 5 ओम का है, यहां पर 10 ओम है, ये यहां पर 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है ना। यहां पर एक 10 ओम का लगा हुआ है प्रतिरोध सेल लगा हुआ है जिसका मान जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, हमेशा देखिए अभी हम जो चित्र में धारा दिखाएंगे ठीक उसी को हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी कोई जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट है और वो संतुलन की अवस्था में नहीं है तब देखिए यहां से धारा हम आई ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये धारा इस बिंदु ए पर 2 भागों में विभाजित होगी, तो इधर इसको I1 ले जाओ और इधर ले जाओ I1 माइनस I आ रही थी तो I1 इधर चली गई, तो इधर कितनी बची I माइनस I1 इधर बच गई। भाई I1 जब इधर चली गई तो इधर के लिए कितनी धारा बची I माइनस I1। ठीक है, अब इस B बिंदु पर पुनः धारा बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर आएगी। तो I1 आ रही थी इधर तो समझो I2 इधर गई, तो इधर बचेगी I1 माइनस I2। अब देखिए यहां पर धारा का क्या स्थिति होगी, देखिए I2 इधर से आ रही है और I माइनस I1 इधर से आ रही है, यहां पर मिल जाएगी डी बिंदु पर। और तो BC भुजा में धारा प्रवाहित होगी I माइनस I1 और इधर से प्लस I2। अब यहां पर जब मिलेगी तो फिर से देखिए I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, धारा हमें I प्राप्त होगी लौट करके सेल में। यहां पर देखा जाए तो 3 अलग अलग धाराएं, 3 जो है धाराएं हमें निकालनी है। देखा जाए एक तो I1 निकालनी है, I2 निकालनी है, फिर I माइनस I1 निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाला लेंगे बंद लूप, दूसरी बार में ये लेंगे और तीसरी बार में ABCDE। और देखिए हम पहले कौन सा लूप ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बंद लूप, ले रहे हैं बंद लूप ले रहे हैं ABDA किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से हम धारा की दिशा में जाएंगे तो जो यहां पर विभवांतर होगा AB जो के क्रॉस जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसमें धारा कितनी बह रही है, I1 बह रही है। तो यहां पर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 10I1 हो गया ये। ठीक, अब हम BD में आएंगे, ऐसे घूमते हुए आएंगे ना, तो BD में धारा बह रही है I2 और प्रतिरोध है 5I2 हो गया। ठीक है, D से धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। 5 ओम है जिसमें धारा बह रही है इतनी, I माइनस I1 है, तो I माइनस I1 बराबर 0 हो जाएगा। कोई विद्युत वाहक बल यहां नहीं लगा हुआ है। समीकरण
हल करेंगे इसको, 10i1 प्लस 5i2 माइनस, ये देखिए i माइनस i1 है, तो 5i और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5i1 बराबर हो गया 0 के। देखिए i1 ये है और ये भी i1 है, तो ये जुड़ जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 15i1 प्लस 5i2 माइनस 5i1 बराबर 0। 5 से भाग दे सकते हैं, तो 3i1 प्लस i2 माइनस एक i है यहाँ पर, ये देखिए i है ना, i बराबर है 0 के। समीकरण 1 हो गए। 3 समीकरण बनानी पड़ेंगी। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, लूप BCDB में जैसा नाम लिखा है वैसे ही हम जा रहे हैं, पहले B से C जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए जो विभवांतर लेंगे वो धनात्मक लेंगे, तो i1 माइनस i2 लिया। फिर हम देखिए आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं 10 ओम में, तो माइनस 10 और यहाँ धारा है i माइनस i1 प्लस i2। फिर इसके बाद फिर विपरीत दिशा में है, तो माइनस का 5i2 बराबर है 0 के। हल करें तो 5i1 माइनस 5i2 प्लस माइनस हो गया 10i, इस चिन्ह बदल गया, 10i1 माइनस 10i2 माइनस 5i2 बराबर 0 के। अब देखिए i1 यहाँ पर है, एक i1, एक ये i1 है और कहीं i1 नहीं है, तो 10 और 5 15i1 ये हो गया। फिर i2 देखो, i2 एक ये है, एक ये है i2 और एक ये भी i2, तो ये 5 और 10 15 और 5 20, ये हो गया हमारा 20i2 माइनस का। i1 केवल 10 है, तो माइनस का 10i बराबर 0 के। यहां भी 5 से भाग दिया जा सकता है, तो 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i बराबर है 0 के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 3 बनानी है और उसके लिए लूप लेना है ABCEFA, बाहर बाहर वाला, है ना। तो लूप लेंगे ABCEFA, लूप लिया, है ना। तो A से B गए तो हो गया 10i1, B से C गए तो धारा की दिशा में ही है, तो 5 गुणा i माइनस i1 माइनस i2 है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आए, ये इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसमें धारा की दिशा में ही लगातार अभी चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें कितनी धारा है, i है, ये इस परिपथ में i धारा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10i, ठीक है। ये तो हुआ धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, बराबर होगा। देखिए इस सेल में हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो बराबर हमें लेना पड़ेगा 10। ऋणात्मक से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएं तो प्लस का 10 लेना पड़ेगा, यदि इधर से इधर जाते तो माइनस 10 हो जाता, तो बराबर हमने 10 ले लिया। हल कर दीजिए, 10i1 प्लस 5i1 माइनस 5i2 प्लस 10i बराबर हो गया 10 के। देखिए 10 और 5 15, 15i1 ये हो गया, माइनस 5i2 प्लस 10i बराबर है 10 के। 5 से भाग दे देंगे तो 3i1 माइनस i2 प्लस 2i बराबर है 5 10 के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरणों 1 2 3 को हल करना है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को देखिए। एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है, यदि इनको घटा दिया जाए तो क्या होगा, i1 हट जाएगा। देखिए समीकरण 1 लिखा, 3i1 प्लस i2 माइनस i बराबर है 0 के। दूसरी समीकरण है 3i1
-4i2 -2i बराबर 0 के। घटाना है क्योंकि हमें i1 को हटाना है, काटना है तो चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया। ये देखिए 4i और i ये हो गया 5i2। ये देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा +i, ठीक है, बराबर हो गया 0 की। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। ये i2 और i में समीकरण है। अब फिर एक बार जो है समीकरण 2 और 3 को हल कर लें। ये हमने लिया था समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 2 तथा 3 को हल करें। समीकरण 2 लिखिए 3i1 -4i2 -2i बराबर 0 के। और तीसरी समीकरण है 3i1 -i2 +2i बराबर है 2 के। यहां भी घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलिए। देखिए ये कट गया, ये बचा हमारे पास -3i2 और ये देखिए माइनस का, ये भी माइनस का हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 4i। इसका माइनस का, प्लस का नहीं, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस का 4i बराबर है -2। ये समीकरण हो गई 5। ये भी समीकरण जो आई है हमारी वो i2 और i की आई है। अब 4 और 5 को हल करके हम i2 और i का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी के साथ। चिन्हों को ध्यान रखना है, चिन्हों की कोई मिस्टेक कहीं पर हो गई होगी, हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो बहुत उसकी सावधानी रखनी है। और इस तरह से यदि हम देखिए हल करके दिखाते हैं, एक मान हम निकाल करके दिखाते हैं। ये समीकरण है, ये समीकरण है, हमारी समीकरण है चौथी 5i2 +i बराबर है 0 के। ये चौथी समीकरण है। और पांचवी समीकरण है 3i1i2 -4i बराबर है -2 के, ठीक है। अब ये पांचवी समीकरण है। यदि हम समीकरण 1 को 4 को किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो i और i बराबर हो जाएगा। समीकरण 4 को 4 से गुणा कर दिया, देखिएगा 4 पंजे 20 i2 +4i बराबर है 0 के। और इस 5 समीकरण को इसके नीचे लिख दें, -3i2 -4i बराबर है -2 के। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि i और i विपरीत चिन्ह के हैं, जोड़ने से कट जाएंगे, ये कट गया। 20 में से 3 घट जाएंगे तो 17i2 बराबर आ गया -2। तो i2 बराबर आ गया -2/17। अब इस i2 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए तो i का मान पता हो जाएगा। तो समीकरण 4 में रखिए, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में i2 का मान रखने पर देखिए 5 गुणा i2 का मान कितना आया है, -2/17 है, -2/17 +i बराबर है 0 के। तो देखिए इसका मान जो हो जाएगा 10/17 माइनस का +i बराबर है 0 के। तो i का मान आ जाएगा 10/17। इसको उधर ले गए तो i का मान आ गया। अब i2 और i का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो i1 का मान निकल जाएगा। i का मान आ गया है और हमारा i2 का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 में i तथा i2 का मान रखने पर तो i, देखिए ये समीकरण 1 है, इसको मैंने मिटाया नहीं इसलिए, तो 3i1 तो रहेगा ही रहेगा प्लस i2 का मान कितना है -2/17, तो -2/17 और -i का मान आया है, अभी जो हमने निकाला था वो i का मान आया 10/17।
10/17 बराबर है 0 के। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और उधर चले जाएंगे। ये क्या है, 27 नहीं 17 है, 2/17। तो 3i1 माइनस ये क्या हुआ, 12/17 बराबर 0 के। इस तरह से 3i1 बराबर हो गया 12/17 के, i1 बराबर हो गया 12/17 और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 चौके 12, तो i1 बराबर हो गया 4/17। तो इस तरह से यहां पर 4/17 एम्पियर धारा बह रही है ना। i2 का मान जो आया है वो अभी ये देखिए, i2 का मान जो आया है -2/17 आया है। तो यहां पर -2/17 धारा बह रही है और i का मान जो है वो प्राप्त हुआ है हमें 10/17 है ना। तो ये 10/17। तो हर ब्रांच में हम अलग अलग, भाई यहां पर जो मान हमने निकाला था क्या था, वो था i माइनस i1। i में से i1 को माइनस कर देंगे तो AD में विद्युत धारा पता लग जाएगी। उसी तरह से BC में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, i1 माइनस i2 है। तो i1 में से i2 माइनस कर दीजिए तो BC में धारा पता लग जाएगी। और इसी प्रकार से CD में भी धारा पता लगा सकते हैं। तो पूरे परिपथ में हर ब्रांच में धारा का मान आसानी से निकाला जा सकता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आपको ये धारा निकालना आ गया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।